दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 20 जनवरी 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। और पहला टॉपिक है हमारा रेसलिंग के बारे में। देखो अभी हुआ क्या है, दरअसल में हमारे यहाँ ना एक WFI है, दैट इज रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसके प्रेसिडेंट है ब्रिजभूषण शरण सिंह। अब इनके ऊपर एक तरह का एक्विजिशन है कि इन्होंने सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करी है कुछ यंग एथलीट्स की, जो वुमेन का नेशनल कैंप होता है। ठीक है, तो इस तरह का इनके ऊपर एक्विजिशन है। उस वजह से हुआ क्या है, जो अलग अलग जो रेसलर्स है ना, वो एक तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके अगेंस्ट। तो हमारे लिए समझना क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर WFI रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है क्या। तो देखो, जो ओवरऑल इंडिया के अंदर रेसलिंग है उसकी गवर्निंग बॉडी है ये WFI। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जानते हो, ओलंपिक्स हो गया, एशियन गेम्स हो गया, नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप हो गया, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप हो गया। इसके अंदर रेसलिंग को कैसे प्रमोट करा जाए, ठीक है, रेसलर्स को आगे कैसे बढ़ाया जाए, वो सारे काम कौन देखता है? WFI रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसके हेडक्वार्टर्स आपको नई दिल्ली के अंदर देखने को मिल जाएंगे और इसका फाउंडिंग हुई थी 1958 के अंदर। अब जैसे इंडिया में WFI है, उसी तरह से वर्ल्ड लेवल के ऊपर ना एक बॉडी है UWW, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। तो इंडिया का जो WFI है वो इससे एफिलिएटेड है UWW से। आई बात समझ में? ठीक है। अब थोड़ा रेसलिंग के बारे में जानते हैं। तो देखो, रेसलिंग ना कोई नई स्पोर्ट नहीं है। आप हिस्ट्री बुक्स के अंदर देखोगे या फिर अपनी जो माइथोलॉजी हो गया उसके अंदर नोटिस करोगे तो आपको रेसलिंग का जिक्र मिल जाएगा। मैं आपको अगर एग्जांपल के थ्रू बताने की कोशिश करूं, तो जब हम बात करते हैं महाभारत की, तो महाभारत के अंदर जो भीम थे उनको अपने टाइम पे एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेसलर माना गया है। उसके अलावा बलराम हो गए, कीचक हो गए, जरासंध हो गए, ये सारे क्या थे? ये ग्रेट रेसलर्स थे। चलो महाभारत तो ठीक है, उसके साथ ही साथ आप रामायण के बारे में जानते होंगे। तो जो हनुमान जी हैं उनका भी वहां पे जिक्र है। वो भी क्या थे? आज तक के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेसलर हैं। इसके अलावा और आप हिस्ट्री में जाओ तो नियरली एंशियंट इंडिया के अंदर अगर आप नोटिस करोगे तो 5th मिलेनियम BC हो गया। वहां पर भी आपको रेसलिंग का जिक्र डेफिनेटली देखने को मिल जाता है। ठीक है, मल्लयुद्ध करके इसको बोला जाता था उस टाइम पर। तो इस तरह से आज के टाइम पर भी आप जानते हो इसको दंगल भी बोला जाता है। आप, आई एम वेरी श्योर आप में से काफी लोगों ने मूवी भी देखी होगी इससे संबंधित। ठीक है, तो इंडिया के बहुत सारे रेसलर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसको कुश्ती भी बोला जाता है पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर, और भी बहुत सारे स्टेट्स के अंदर इसको कुश्ती के नाम से जाना जाता है। और इंडियन काफी अच्छा भी कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत बार हमने मेडल्स भी जीते हैं इसके अंदर, तो बहुत एक इंपॉर्टेंट स्पोर्ट हमारे लिए बन जाता है। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज पॉक्सो एक्ट। अब सर पॉक्सो क्या है? पॉक्सो स्टैंड करता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। देखो दरअसल में है क्या, वैसे देखो सेक्सुअल हरासमेंट किसी की भी नहीं करनी होनी चाहिए, पर अगर कोई मान लो चिल्ड्रन के अगेंस्ट होती है तो ये बहुत ही खराब क्राइम है। ठीक है, बहुत ही हीनियस क्राइम की तरह हम इसको ट्रीट करते हैं कि देखो बच्चों के साथ कोई ऐसी गलत चीज करे तो बहुत गलत चीज है, राइट। अब होता क्या है ना, हमारे ये जो पॉक्सो एक्ट है उसके रिगार्डिंग अभी क्या था कि पॉक्सो जो विक्टिम्स होते हैं, मान लो किसी बच्चे के साथ कुछ गलत घटना घटी है, तो होगा क्या, अगर मान लो उसको हमने कोर्ट में लेके गए तो इनके जो दिमाग है ना उसके ऊपर बहुत उसका नेगेटिव इंपैक्ट आता है। तो हमारा फोकस क्या है पॉक्सो एक्ट का, ताकि हम इन जो बच्चों को ना इन चीजों से बचा पाए। ठीक है, जो सेक्सुअल हरासमेंट हो गया, सेक्सुअल असॉल्ट हो गया, पोर्नोग्राफी हो गया, और साथ ही साथ इसके लिए एक स्पेशल कोर्ट्स हमने बनाए हुए हैं ताकि जो इस तरह के सेंसिटिव मैटर्स है ना उनको हम अच्छी तरह से डील कर पाए। एक्ट ये 2012 में बना था। उसके बाद इसके 7 साल बाद 2019 में इसमें अमेंडमेंट करी गई। ठीक है, और उस अमेंडमेंट के अंदर क्या करा ना, हमने हमने डेथ पेनल्टी को भी जोड़ दिया कि अगर कोई पर्सन बच्चों के साथ कुछ बहुत ही घिनौनी हरकत करता है, ठीक है, एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की कोशिश करता है, तब हम उसको डेथ पेनल्टी भी दे सकेंगे। बेसिकली मान लो ना कि कुछ उनके जो सेक्सुअल पार्ट्स हैं उसके अंदर कुछ इंसर्ट करने की कोशिश करे। ठीक है, तो इस तरह की जो बहुत ही मतलब जो है ना एग्रीवेटेड वाले जो एक्ट्स हो सकते हैं, वहां पर हमने डेथ पेनल्टी का भी प्रोविजन ऐड कर दिया। बेसिकली इस एक्ट को बहुत हमने डेंजरस एज इन ना इसकी जो पावर्स हैं वो और बढ़ा दी गई हैं ताकि इंश्योर किया जा पाए कि एक तरह का वो डेटरेंट की तरह एक्ट करे, राइट। अब थोड़ा इसमें अगर नोटिस करें तो जो यहाँ पे चिल्ड्रन की बात करी गई है, तो चिल्ड्रन वो हैं जो 18 साल से कम आयु के हैं। इसके साथ ही इसमें बच्चे हो गए। ठीक है, दोनों दोनों कैटेगरीज हैं। ठीक है, तो जेंडर न्यूट्रल है, ऐसा नहीं कि सिर्फ फीमेल को प्रोटेक्ट करता है, नहीं, जो जेंडर न्यूट्रल ये एक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर ना पुलिस वेरिफिकेशन को मैंडेटरी किया गया है। जैसे मान लो देखो स्कूल है, अब स्कूल के अंदर तो जैसे बस ड्राइवर हो गया, जो बस कंडक्टर हो गया, या फिर जो और भी लोग काम कर रहे हैं, वो सारे देखो रिस्पॉन्सिबल। कई बार ना आपने भी नोटिस किया होगा कि कंडक्टर हो गया, ड्राइवर हो गया, काफी बार ये लोग भी बच्चों के साथ ना कुछ गलत हरकत करते हैं। तो इस वजह से ना इस एक्ट के अंदर क्या हो गया है कि जो स्कूल्स हो गया, एकेडमीज हो गया, स्पोर्ट एक्टिविटी सेंटर, इस तरह के जो सारे बच्चों के साथ डील करते हैं ना, वहां पर उनकी पुलिस वेरिफिकेशन को हमने मैंडेटरी कर दिया कि ये चीज तो करनी ही करनी है, तभी हम पर्सन को अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो इसके एम्प्लॉयज हैं उनको कैसे सेंसिटाइज करना है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है इसके लिए।
एक प्रॉपर चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी होती है कि अगर कोई भी ऐसी चीज हो तो कोई टॉलरेंस नहीं होगी, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इसके रिगार्डिंग हम अपनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पनिशमेंट्स काफी इसमें हमने अच्छी बना रखी है ताकि एक तरह की डेटरेंट की तरह वो एक्ट करें। साथ में अगर आप नोटिस करो यहाँ पर कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो मान लो किसी पर्सन के साथ ना, किसी चाइल्ड के साथ मान लो बहुत साल पहले इसके अगेंस्ट कुछ गलत हुआ था, तो काफी सालों के बाद भी ये आवाज अपनी उठा सकता है कि हाँ उस टाइम पर मेरे साथ ऐसा हुआ था। आई बात समझ में? तो इस तरह से हमने टाइम लिमिट यहाँ पे कोई नहीं डाली हुई। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी भी मेंटेन करी जाती है। देखो कई बार ना बच्चों को डर लगता है कि यार, या फिर उनके पेरेंट्स को डर लगता है कि हमने अगर कंप्लेंट करी कहीं पर तो क्या होगा, बच्चे का गलत इमेज जाएगी। पर यहाँ पर क्या करना होता है, आपको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी होती है ताकि मीडिया इसको प्रिंट ना करे एंड अकॉर्डिंगली उस बच्चे का नाम खराब ना हो। राइट, तो ये सारे हमें यहाँ पे पावर्स देखने को मिल जाती हैं। कुछ और रूल्स बनाने हो तो डेफिनेटली सेंट्रल गवर्नमेंट इसके रिगार्डिंग रूल्स बना सकती है। एक हमारे पास नेशनल लेवल बॉडी है एनसीपीसीआर, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। सिमिलरली स्टेट के ऊपर भी हमारे पास है स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, जो कि इसके रिगार्डिंग सारे इंप्लीमेंटेशन को मॉनिटर करती है। ठीक है ना, तो ये सारी प्रोविजंस अगर मान लो कि ना एक कोई एक्ट है मान लो और सामने है पॉक्सो, अगर ये दोनों आपस में कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं तो जीतेगा कौन? पॉक्सो। तो पॉक्सो को हमने काफी ओवर राइडिंग पावर्स यहाँ पे हमें दे रखी है। ठीक है, यूपीएससी 2010 में एक क्वेश्चन आया था विद रेफरेंस टू यूएन कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन कंसिडर द फॉलोइंग, राइट टू डेवलपमेंट, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू रिक्रिएशन। इनमें से कौन कौन से चिल्ड्रन के राइट है? तो आंसर इज ऑल थ्री ऑफ देम। डेवलपमेंट का राइट भी है, एक्सप्रेशन का भी है और रिक्रिएशन का भी है। तो इस तरह से काफी इजी सवाल भी यूपीएससी में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज अपाचे हेलीकॉप्टर। तो जो हमारी आर्मी है ना, उनको फरवरी 2024 के अंदर आप देखोगे अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर उनको मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, देखो आप जानते हो जो फ्यूसलेज है बेसिकली, जो मान लो एक प्लेन होता है, ठीक है ना, उस प्लेन का जो मेन पार्ट, जो मुख्य भाग होता है, उसको बात करते हैं। तो ये जो बेसिकली है रोल आउट किसके द्वारा किया गया था, आप जानते हो। देखो एक है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और आप एक बोइंग के बारे में जानते होंगे। ठीक है ना, एयरबस और बोइंग जैसे दो कंपनीज है बहुत बड़ी। तो बोइंग के साथ मिलकर ये जो टाटा बोइंग एयर स्पेस लिमिटेड है हैदराबाद के अंदर, वहां से हम इसके कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंगली वर्क कर रहे हैं। तो ये जो अपाचे हेलीकॉप्टर्स हैं हमें 2024 में देखने को मिल जाएंगे हमारी आर्मी के संबंध में। ठीक है, काफी इनके अंदर बहुत सारी चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस कर सकते हो फायर एंड फॉरगेट का प्रिंसिपल है। अब इसका मीनिंग क्या होता है, कोई बाहर से आपने एक बार सेट कर दिया, आपने टारगेट सेट कर दिया, उसके बाद आपको कोई छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, कोई एक्सटर्नल इंटरवेंशन बाद में रिक्वायर्ड नहीं है। और अगर मान लो जो टारगेट है वो हमारी लाइन ऑफ साइट में नहीं भी है, हमें दिख भी नहीं रहा, तब भी वो वहां तक जाके वो हिट करेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं। उसी तरह से एंटी टैंक मिसाइल्स आप जानते हो। ठीक है, ये भी एक तरह के गाइडेड व्हीकल्स हो सकते हैं जो कि मान लो सामने वाले दुश्मन के जो उनके मिलिट्री व्हीकल्स हैं, ठीक है, बहुत सारे उनमें बारूद हो सकता है, उसको टारगेट करने में हेल्प कर सकते हैं। एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, तो काफी ये जो अपाचे हेलीकॉप्टर्स हैं इनको काफी हमने स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटीज दी हैं ताकि हर जगह ये वर्क कर पाए। जैसे फॉर एग्जांपल हर वेदर में वर्क कर पाएंगे, इजीली मेंटेनेंस है। ठीक है ना, तो बैटल डैमेज में भी अच्छे से काम कर पाते हैं। नाइट विजन सिस्टम, साथ ही साथ अटैक हेलीकॉप्टर है और 2 लोगों का क्रू यहाँ पे अकॉर्डिंगली हो सकता है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अपाचे हेलीकॉप्टर के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट थी, जो हमने एक एक करके समझ ली। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। अभी देखो जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की ना एक रिपोर्ट आई है, उसके हिसाब से इन्होंने क्या बात करी है कि जो मुंबई में मतलब बेसिकली जो इंडियन गोल्ड ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स हैं उनको कुछ नई मार्केट तलाशनी होगी। क्यों? क्योंकि इंडिया से जितना भी एक्सपोर्ट होता है वो सिर्फ उनमें से 90% जो एक्सपोर्ट है वो सिर्फ और सिर्फ 5 कंट्रीज में होता है। तो क्या है, बहुत 5 कंट्रीज के ऊपर हमारी बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है। तो हमें क्या करना होगा, कुछ नई मार्केट्स को डेवलप करना होगा, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है। तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के बारे में अगर हम थोड़ा समझना चाहें तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1987 के अंदर। किस तरह से गोल्ड इंडस्ट्री के रिगार्डिंग जो मार्केट डेवलप हो सकती है उसके रिगार्डिंग ये बात करती है और हर तरह की इंडस्ट्री के ऊपर ये वर्क करती है। जैसे गोल्ड माइनिंग कैसे होगी, इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, तो डिमांड गोल्ड की किस तरह से बनी रहे उसके रिगार्डिंग ये पूरा काम किया जाता है। किसके द्वारा? WGC, दैट इज वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के द्वारा। इसके हेडक्वार्टर्स आपको लंदन यूनाइटेड किंगडम के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सारे बेसिकली ना मैंने बोला ना स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो भी प्रोसेस होते हैं वो सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। जैसे प्रॉपर स्टैंडर्ड्स हो गया, जो भी मान लो कि डिमांड मान लो कम हो रही है तो उसको कैसे मेंटेन करें, ठीक है ना, और माइनिंग कैसे रिस्पॉन्सिबल स्टैंडर्ड के हिसाब से, ये सारे वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के फंक्शन होते हैं। थोड़ा बेसिक आइडिया ही होना चाहिए था और वो हमने अच्छे से ले लिया है। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज ग्रेटेस्ट कॉप। ठीक है, अभी अभी क्या हुआ है कि जो एक डक है बेसिकली, पहले तो ये ध्यान दो कि कई बार ना नाम समझ के, नाम देख के पता ही नहीं लगता कि ये बात हो किसकी रही है। तो ये बात हो रही है डक की। ठीक है, ये जो रेयर डक है ना, हमें कहाँ देखने को मिली है? मणिपुर के लोकटक लेक के अंदर। तो काफी इंपॉर्टेंट ये पर्टिकुलर चीज हो जाती है क्योंकि नियरली 90 साल बाद ये चीज हमें देखने को मिली है।
ठीक है, जैसा कि आप पिक्चर में देख भी सकते हो, मिड साइज डाइविंग डक है। इसको कुछ और भी नामों से बुलाया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल सदंगम, सदंगमैन, ठीक है, इस तरह से इसको लोकली जाना जाता है। इसके साथ साथ इसको नॉर्थ अमेरिका के अंदर ब्लूविल के नाम से और यूरोप के अंदर तो जो इसका नाम है ही है उस हिसाब से जाना जाता है। इसका क्या होता है, जो समर के महीने हैं ना, आपको ये वहां पे अलास्का काफी ठंडा रीजन है, नॉर्थ कनाडा, साइबेरिया, वहां पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एशिया के अंदर भी होता है, पर जैसे ही विंटर आती है फिर ये थोड़ा नीचे वाली साइड आता है कि जो नॉर्थ अमेरिका जो सदर्न कोस्ट हो गया, यूरोप हो गया, जापान, वहां पर ये चीज हमें देखने को मिल जाती है। बेसिकली थोड़ा ना मूव करते रहती है अकॉर्डिंग टू द जो क्लाइमेट वहां पे है, जो वेदर वहां पे फिनोमेना चल रहा है। ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी आता है, बट एक तरह का ये क्या होता है, रेयर विजिटर होता है, बहुत कम दिखाई देते हैं। और ये जनरली क्या होते हैं, लार्ज ग्रुप में देखने को मिलते हैं, जिसको हम रैफ्ट भी बोलते हैं। बेसिकली थाउजेंड्स की नंबर में होते हैं। बात करें इसके आईयूएन स्टेटस, आईयूसीएन स्टेटस की, तो दैट इज लीस्ट कंसर्न। अब सर कहाँ देखने को मिला था ये, लोकटक लेक मणिपुर के अंदर। तो थोड़ा लोकटक लेक को भी समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली बात तो कहां पर है ये, मणिपुर स्टेट के अंदर, इनको जो मोइरांग है, ठीक है, वहां पर मिल जाएगा। और ये क्या है, एक फ्रेश वाटर लेक है। यहां पर ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना होता है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, दैट इज फुमड़ी। ये फुमड़ी क्या है, ये देखो मैं पिक्चर में दिखाता हूँ। ये देख रहे हो कैसे पानी के ऊपर आपको ये एक तरह की वेजिटेशन देखने को मिल जाएगी, ठीक है, कुछ ऑर्गेनिक मैटर देखने को मिल जाएगा। दरअसल होता क्या है ना, जब हम बात करते हैं डीकम्पोजिशन की, तो डीकम्पोजिशन के अलग अलग स्टेट होते हैं, ठीक है ना। तो इनका कुछ जो वेजिटेशन हो गया, सॉइल हो गया, ऑर्गेनिक मैटर हो गया, ये अलग अलग स्टेजेस पे होता है डीकम्पोजिशन के। तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पे ना हेट्रोजेनस मास इनका दिखने लग जाता है। उन्हीं को क्या बोलते हैं, फुमड़ी। आई होप इमेज से अब आपको समझ आ गया होगा कि फुमड़ी की बात क्या हो रही है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनको एक तरह से हम ना फ्लोटिंग आइलैंड भी बोलते हैं। ठीक है, मणिपुर के फ्लोटिंग आइलैंड अगर आपको कोई बोले तो वो और कुछ नहीं, वो यही फुमड़ीज की ही बात कर रहा है। अभी फुमड़ीज के ऊपर ही ना एक बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। ध्यान देने वाली बात है कि ये दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। ठीक है, कई बार हमें लगता है कि ऐसी स्टेटमेंट गलत होगी, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, बट नहीं, ये स्टेटमेंट ठीक है। यहां पर ना आपको सेंगाई डियर भी देखने को मिल जाएगा। देखो, ये है सेंगाई डियर, इसको डांसिंग डियर के नाम से भी बुलाया जाता है। ठीक है, तो कोई आपसे बोले सेंगाई डियर, डांसिंग डियर कहाँ मिलता है, ये आपको मिलेगा कहां पर, ये आपको मणिपुर के अंदर जो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है वहां पर देखने को मिल जाएगा। इसके सामने फुमड़ीज को भी रिलेट कर दिया। ये वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस की तरह, ठीक है, वहां पे आ जाता है रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत। अब देखो, रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत जो वेटलैंड्स है ना अलग अलग, वहां पर कुछ ऐसी साइट्स होती हैं जहां पर थोड़ा इकोलॉजिकल कैरेक्टर या तो बदल चुका है, या फिर बदलने वाला है, या फिर बदल रहा है। बेसिकली मान लो हमने किसी जगह कुछ पोल्यूशन कर दिया, या फिर कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस कर दी, या फिर हमने कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप करी, उससे क्या हुआ, उससे वहां के जो वेटलैंड्स हैं, जो रामसर कन्वेंशन के अंदर वेटलैंड्स हैं, उनके ऊपर अगर कोई नेगेटिव इंपैक्ट आता है ना, या आने वाला होता है, हम उसको कहां डाल देते हैं, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड के अंदर। तो अभी क्या हो, अभी नहीं, बेसिकली 1993 में क्या हुआ था, इनको भी मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड के अंदर डाल दिया गया था। बेसिकली पॉइंट क्या हुआ कि पोल्यूशन या ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से कुछ ना कुछ नेगेटिव इंपैक्ट इनके ऊपर हो रहा था। तो ये हमें समझ लिया रिगार्डिंग की केबुल लामजाओ नेशनल पार्क भी मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड के अंदर है। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि केबुल लामजाओ नेशनल पार्क के अलावा और कौन सा ऐसा पर्टिकुलर लेक, या जो भी आप कहना चाहो, कौन सा ऐसा वेटलैंड है बेसिकली जो हमें देखने को मिल जाता है कहाँ पे। बेसिकली एक्चुअल में ना क्या है, लोकटक लेक की जब मैं बात करता हूँ तो लोकटक लेक की बात कर रहा था। वो लोकटक लेक आपको, ठीक है, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो आपको क्या बताना है कि लोकटक लेक के अलावा और कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड के अंदर हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एक तो ये नाम बताओगे। दूसरा, एक और पर्टिकुलर हमारी यहाँ पे लेक थी जिसको हमने मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड के अंदर डाला था, पर फिर बाद में हमने इसको हटा दिया था। तो दो चीजों का आंसर मुझे बताओगे। पहला तो कि लोकटक लेक के अलावा दूसरा कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है, या फिर दूसरा कौन सा वेटलैंड है जो हमें मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड के अंदर देखने को मिलता है। और साथ साथ दूसरा सवाल क्या है कि एक कौन सी ऐसी लेक है जिसको पहले जो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड के अंदर थी, पर बाद में हमने इसको वहां से हटा दिया। राइट फ्रेंड्स, तो ये थी आज की डिस्कशन। ये 5 क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, जिसके आंसर मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है, कि इनका क्या आंसर है। कल जो मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए थे उनका मैं क्विकली आपको आंसर बता देता हूं। पहला हमने डिस्कस किया था इस रिपोर्ट, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। तो क्या भैया ये मैटरनल मोर्टालिटी रेट से लिंक्ड है? नहीं सर, ये तो एजुकेशन से है। मैंने बताया भी था आपको कि जो प्रथम करके एक एनजीओ आती है ना, उसके द्वारा ये रिपोर्ट निकाली जाती है। तो सर ये हो जाएगा क्या, फॉल्स। ठीक है, उसी तरह से मुन्नार पदयाप, क्या ये वाइल्ड एलिफेंट इन केरला ही था? हाँ जी, ये यही था। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। नीला कुरिंजी, क्या ये बटरफ्लाई की स्पीशीज है? नहीं सर, दिस इज फॉल्स। मैंने आपको बताया था कि एक तरह के क्या है, एक तरह के जो श्रब हैं, ठीक है, हम बताया था ना कि 12 साल में एक बार ये होते हैं, ठीक है, ब्लॉसम करते हैं।
तो यहाँ पर लोग इससे इसके बेसिस के ऊपर अपनी एज को भी एस्टिमेट किया करते थे। ये सारी चीजें हमने देखी थी, नहीं देखी थी? बिल्कुल। तो दरअसल में नीला कुरिंजी का मीनिंग भी वही तो था कि ब्लू फ्लावर, नीला मतलब ब्लू, तो ब्लू फ्लावर की यहाँ पे बात हो रही है, तो ये स्टेटमेंट हमारा हो जाता है गलत। कहाँ पर देखने को मिलता है मेजरली? हमें जो वेस्टर्न घाट वाला एरिया है ना, वहां पे हमें देखने को मिल जाता है। केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया, वो सारी बातें, तो ये फॉल्स हो गया। कंटिग्यूस जोन क्या 24 नॉटिकल माइल्स तक हमें देखने को मिलता है? ये सर बिल्कुल ठीक है। और स्पॉट वेलिड ईगल ऑयल, क्या ये एक्टिव ड्यूरिंग नाइट है? सर ये भी बात ठीक है, हमने बात करी थी ना, क्या होते हैं? नॉकटर्नल होते हैं, तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। राइट फ्रेंड्स, तो ये थे कल के आंसर्स। ये 5 क्वेश्चन आज दे रहा हूं, इसका मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे क्या इसका आंसर होगा। इसके साथ ही आपको अगर पीडीएफ चाहिए होगी इसकी, तो मेक श्योर कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाओ, वहां पर जाके अपनी टेलीग्राम पे जाके इस पर्टिकुलर पीडीएफ को आप अपनी एक्सेस कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो ये थी आज की डिस्कशन। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।